बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असमल जामी और स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर यह है कि फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है आज GHQ में। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत बड़ी अहम ये कॉन्फ्रेंस थी और इसका एलामिया इंतहाई अहम है क्योंकि वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है फॉर्मेशन कमांडर्स ने आर्मी चीफ की सदारत में। और जो सानहा 9 मई है वो सबसे अहम सब्जेक्ट है इस कॉन्फ्रेंस का। इसमें सर ख़ास बात ये कही गई है कि जो सानहा 9 मई में मुलव्विस अफराद हैं उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वक्त आ गया है कि मनसूबा साज़ों और मास्टर माइंड्स के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। यही नहीं बल्कि ये मामला भी ज़ेर बहस आया जहाँ पे शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि ये जो जाली और बेबुनियाद ख़बरें हैं और फिर प्रोपेगेंडा कैंपेन है इसके ज़रिए इंतशार और नफ़रका फैलाने की कोशिश की जा रही है, तफ़रका, और इसके ख़िलाफ़ भी रियासत डट के खड़ी होगी। और ये कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज शोहदाए पाकिस्तान और उनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती है। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफ़वाज का आपस में गहरा ताल्लुक़ है जो कौमी सलामती में मरकज़ी हैसियत रखता है। फिर 25 मई की तकरीबात का जिक्र किया गया कि उसमें अवाम की जो भरपूर शिरकत थी उससे अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक़ की वाज़ेह अक्कासी होती है। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की और मज़मूम मकासद के हसूल के लिए रियासत और रियासतीदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये भी कहा गया कि शोहदा की यादगारों, जना हाउस की बेहरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईन पाकिस्तान के तहत है, जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बिगाड़ पैदा करने और फ़र्ज़ी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेबुनियाद हैं। अहम जुमला ये था आखिर में कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सर आज GHQ में देखें, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये फॉर्मेशन कमांडर सारे इसमें इकट्ठे हुए हैं। अब 9 मई को जो कुछ हुआ है उसे भुलाया तो नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन असल मामला ये है कि क्या ये कोई अचानक रद्द अमल था या ये कोई एक गोरो पैसा था जो ये काम कर रहा था या प्लान किए हुए था, या जो पार्टी है PTI उसके जिम्मेदार जो बड़े रहनुमा हैं वो भी इसमें शरीक थे और उन्होंने कोई प्लान बना रखा था अगर हमारे साथ कोई बदसलूकी होगी या गिरफ्तारी होगी तो फिर इस तरीक़े से रद्द अमल का इज़हार किया जाएगा। बगैर अहमद सईद साहब आ गए हमारे ये साथ। सारे सवालात जो है ना ये ज़ेर बहस हैं। लेकिन एक तो कहना ये है, साबिक़ वज़ीर आज़म ने तो ये कहा कि जनाब ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था राइटर को इंटरव्यू देते हुए, यानी ये एक फौज से ही ये बात मंसूब कर दी गई कि ये उन्होंने तो बरमला का साजिश है, नहीं साजिश कही, उन्होंने लफ्ज़ का कॉन्स्पिरेसी कही उन्होंने। फ्लैग ऑपरेशन फॉल्स जारी फौजी कार्रवाई है, तो ये इसके बड़े दूररस असरात हैं इस फिक्रे के और इस तबसरे के। तो अब लगता यह है कि हमारी जो हाई कमान है फौजी उसके पास जो शवाहिद मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जिनको ना उसकी झुटलाया जा बुनियाद पर सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है। उनकी एक राय वाज़े तौर पर बन चुकी है। वो समझते हैं कि एक बाकायदा मंसूबे के तहत ये सारी कार्रवाई हुई। अब ये सारी तफसील जब लोगों के सामने आएगी, जब कार्रवाइयाँ होंगी, मुकदमे चलेंगे,
या कोई कमीशन कायम होगा, तब ये सारी तफसील जो थी हमारे सामने आएगी, चलिए इसकी कड़ियाँ मिलेंगी। एक छोटी सी यहाँ प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं। तो हम जिक्र कर रहे थे फॉर्मेशन कमांडर की, जो आज एलामिया सामने आया एसपीआर की जानिब से। सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत यहाँ इजलास हुआ था, लेकिन उसमें बीच में हमने देखा जरदारी साहब लाहौर में है, जिक्र भी उनका कर रहे हैं, और वो जो FPCCI है उसके अहदेदारान से मिल रहे थे लाहौर में। उन्होंने मैसाक मईशत की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है और अपने दौर में जो माशी तौर पर उनके प्लान्स थे उनके बारे में जिक्र किया और कहा कि मैसाक मईशत की अशद ज़रूरत है। पॉलिसी दी जाती है लेकिन पॉलिसी के लिए आपने हमारे हाथ पकड़ने हैं। तो बहरहाल उनकी मसरूफियत यहाँ हैं, वो भी एक ख़ास मिशन पे हैं, सियासी तौर पर भी जिक्र होता रहेगा। लेकिन हमने रब्ता किया सीनियर तज़किया जनाब मुनीर फ़ारूक साहब से, बात करनी थी ये जो फॉर्मेशन कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है। सर, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई अहमियत इसकी इसलिए भी है कि जितने भी पाक फ़ौज में फॉर्मेशन कमांडर से मुराद ये मेजर जनरल रैंक से ऊपर के जितने अफसरान हैं, चाहे वो फील्ड में हैं, किसी कोर में हैं, कोर कमांडर हैं, या किसी डिव को कमांड कर रहे हैं, या किसी सरहद पर लगे हुए हैं, चाहे वो GHQ में किसी स्टैटिक पोस्ट पे या किसी ऑफिशियल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कोई ख़ास कोर हेड नहीं करे, तमाम के तमाम जो मेजर जनरल से ऊपर वाले रैंक्स के ऑफिसर्स हैं वो सारे आज इकट्ठे हुए, इसलिए फॉर्मेशन कमांडर से कहा जाता है। तो यक ज़ुबान होकर उन्होंने ये इस अज़म का इरादा किया 9 मई को लेकर के। मुनीब साहब, खुश आमदीद। आपसे जानना ये चाह रहे हैं, ये तो बड़ी वाज़े सख्त और अक्कासी कर रही है पाक फ़ौज के जज्बात की जो प्रेस रिलीज सामने आई है। क्या मकासद या पॉइंट्स अखज़ किए जाएँ अगर सादा लफ्ज़ों में बात की जाए तो? व्हाट इज़ द मैसेज? बहुत शुक्रिया जानी साहब और आदाब अर्ज़ जनाब शामी साहब को। देखिए, गुजारिश ये है कि इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे जो ऑपरेटिव पार्ट है, अगर आप उसका आपने यकीनी तौर पर मुताला किया है, तो वो एक है कि इसमें जो जिन्होंने ये काम किया 9 मई का, जिन्होंने ये शर्मनाक अमल किया, ना सिर्फ वो जो एग्जीक्यूशनर थे जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिन्होंने उसमें अबेटमेंट की यानी आनत की, कंट्रीब्यूट किया, प्रोवोक किया, इंसाइट किया, प्लानिंग की, उन सब के खिलाफ भी घेरा तंग होगा। और उनके खिलाफ भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, लेकिन मुझे जो मेरी इत्तलात है वो यही कि उनके खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब ये जहां एक बहुत सख्त पैगाम है, वही एक बहुत सख्त मिसाल भी है और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है जो कि रियासत के लिए, एक रियासत की तरफ से एक बड़ा सख्त पैगाम होगा रियासत में रहने वालों के लिए। और अगर ये काम इसी तरह से पाया तकमील तक पहुंच गया तो फिर ये एक ऐसी डेटरेंस होगी कि मुल्क के अंदर जो सियासी डिस्कोर्स है उसके अंदर कभी भी ना सिर्फ रियासत के इदारे यानी कि पाकिस्तान की फौज, ना उसके खिलाफ कभी आवाज उठाई जा सकेगी, ना ही उसके ऊपर कोई तनकीद कर सकेगा। और फिर इसको जहां एक ये एलिमेंट सामने आएगा कि आप रियासत के अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते या फौजी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर पहुंचाएंगे तो फिर शदीद कार्रवाई होगी। बल्कि इसके साथ जो मुझे जिस बात का शायबा है वो ये कि शायद जो जेन्युइन डिबेट है हमारे मुल्क में रही है, जिसका ताल्लुक इख्तियारात से है, सिविल मिलिट्री डिवाइड से है, सिविल मिलिट्री रिलेशन से है, मुझे लगता है कि इससे शायद उसकी जो डिबेट है उसके अंदर भी जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल थी वो कम हो जाएगी। ये एक मेरा तज्जिया है, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मुझे लगता है। लेकिन जो मैसेज है फॉर्मेशन मुनीब साहब, इसमें देखें ना, जो आप उसके ऑपरेटिव पैराग्राफ की बात करें कि मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स, इनका ये लफ्ज़ लिखे गए। और यही नहीं, इसके साथ पैरेलल जो एक और अहम शय जो मुझे भी लगी वो जो प्रोपेगेंडा है या जो एक प्रोवोक करने की एफर्ट है या नफरत परवान चढ़ाने का मामला है, उसका भी भरपूर अहाता किया गया है। जी, यकीनी तौर पर जामी साहब, जो मेन बात है कि सबसे पहले तो इस इम्प्रेशन को डिस्पेल किया गया है कि हमारी फौज के अंदर कोई भी डिवाइड मौजूद है। हमारी फौज में कोई डिवाइड नहीं है और ये गलतफहमी थी बहुत से लोगों की, वो दूर भी हो गई। और ये सोचना भी मेरे ख्याल में एक बड़ी फौज गलती थी कि हमारे मुल्क की फौज के अंदर कोई डिवाइड कभी हो सकती है। वो इसलिए
کہ جب فوج اپنا کوئی سربراہ اس کا منتخب ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے, اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے, تو پھر فوج اس کی کمانڈ کے اندر یونٹی کے ساتھ چلتی ہے. ریزنٹمنٹ فوج کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی ٹورڈز دی ہائر لیڈرشپ. اور اگر کسی کو جذبات کوئی ہیں تو وہ اس کی اپنئی ذات تک ہوتے ہیں, وہ اس کو کبھی بھی پروفیشنل اپنے کام کے اندر ایگزیبٹ نہیں کرتا, نہ ہی یہ کلام اس طرح سے کیا جاتا ہے. اور منیر صاحب دیکھیں, یہ سانحہ 9 مئی کے بعد جو خصوصی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی, اس کا اعلامیہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ تب جو ایفس اینڈ بٹس یا تھوڑی بہت گنجائش کسی کے ذہن میں تھی دور ہو گئی. لیکن فارمیشن کمانڈر کا مطلب تمام جو میجر جنرل سے اوپر کے جرنیل ہیں سارے اکٹھے ہوئے, اور اس میں اس اعلامیہ کی ایک اہمیت اور بھی ہے کہ ایک طرف تو جو سپہ سالار ہیں ان سے منسوب جو ان کا بیان تھا, وہاں جو گفتگو کر رہے تھے وہ آئی ایس پی آر نے پیش کیے, اور ساتھ جو شرکاء کے عزم کے عنوان سے 5 سے 6 پیراگراف ہیں جو اس میں شامل کیے گئے کہ شرکاء بھی یک زبان ہو کر واضح طور پر اس لائن لینتھ کے ساتھ کھڑے تھے. جی بالکل, اور اس میں کوئی ڈویژن ایگزسٹ نہیں کرتی جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور جو شہداء کے جس طرح سے ان کی ریلکس کو پامال کیا گیا, ان کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی گئی, جذبات مجروح کیے شہداء کے لواحقین کے, اس کو بڑے سختی سے دیکھا گیا ہے اور لیا گیا ہے. اور اس سے ایک میسج جو سب سے بڑا میسج ہے وہ یہ کہ کوئی نانسنس اب ٹالریٹ نہیں کی جائے گی کسی کی جانب سے بھی. کوئی ملک میں سیاستدان آنے والے وقت کے اندر بھی ریاستی اداروں کے خلاف نہ ہرزہ سرائی کر سکے گا, اور اگر کی جائے گی اور اگر اس کام کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بڑھایا جائے گا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. منیب صاحب مختصر یہ کہ کیا یہ ایک خاص سیاسی صورتحال کا انجام یا ختام ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جامع صاحب, ایک چیز اگر کسی جگہ سے شروع ہوتی ہے تو اس نے کسی جگہ جا کر کلمنیٹ ہونا ہوتا ہے. یہ نیچر کا یہی اصول ہے, اور نیچر شاید اس کو ایسے ہی لے کے چلتی ہے. بہت شکریہ جناب منیر فاروق صاحب. اور اس میں تو کہا گیا جی کہ کوئی قربانی سے دریغ بھی نہیں کریں گے. جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یا ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, انٹرنیشنلی جس طرح سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, سب کا ذکر کیا گیا. خاص بات یہ ہے سر کہ 1-2 دنوں سے اسلام آباد پنڈی میں جو ہماری ریاستی قیادت ہے وہ اس معاملے پر سر جوڑ کے بیٹھی رہی پہروں گھنٹوں, اور جو ایویڈنسز ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گئے, جس کی بعد یہ فارمیشن کمانڈر ہوئی اور اس میں یہ اعلامیہ آیا. اب اگلا لاہے عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, وزیر داخلہ ہیں, وزیر اطلاعات ہیں, یہ وزیر قانون ہیں, یہ مل بیٹھیں وزیر دفاع, اور یہ ان ثبوت یا ان شواہد کو عوام سے بھی شیئر کریں, ہم سے بھی شیئر کریں, تاکہ علم ہو سکے کہ صورتحال ہے کیا جس کی وجہ سے اتنی سخت اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ایک بریک بھی ویسے آ گیا, بات پوری کر لیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو جب قانونی کارروائی ہوگی, مقدمات قائم ہوں گے تو تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی. یا تو پھر آپ ایک کمیشن بناتے نا, ایک بڑا عدالتی کمیشن بنتا, اس میں فوجی افسران بھی شریک ہو سکتے تھے, اور وہ بڑا کمیشن تحقیقات کرتا, اور یہ سارا دائرہ کار جو ہے جو متعین کیا گیا ہے اس کی تہ تک پہنچتا, تو پھر بات اور ہوتی. چلیے, تو ایسا کوئی اقدام تو ابھی کیا نہیں گیا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ. ویلکم بیک ناظرین. بہت اہم معاملات رہ گئے, کل تک اٹھا رکھتے ہیں. کوئٹہ میں جو سینئر وکیل قتل ہوئے شامی صاحب, ان کے بیٹے ہیں سراج احمد, ان کی مدعیت میں پرچہ درج ہوا ہے, اور اس پرچے میں سابق وزیر اعظم کو نامزد کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ میرے والد نے سابق وزیر اعظم کے خلاف آرٹیکل 6 کی پٹیشن دائر کر رکھی تھی اور قتل کا الزام ان پہ عائد کیا ہے, ایف آئی آر میں جو لکھا ہوا ہے. اور ساتھ کوئٹہ بار نے بھی 3 روز تک عدالتی بائیکاٹ کی کال لے دی ہے. یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہو گیا ہے, کیونکہ ان کے بیٹے کی طرف سے جو ایف آئی آر کا اندراج ہے, جی ہاں, یہ بہت غیر معمولی بات ہے. تو بہرحال کیونکہ ایک طرف تو سرکار کہہ رہی تھی نا, عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے. عطا تارڑ صاحب کا تو ایک سیاسی بیان تھا نا, لیکن اب ان کے بیٹے نے, اب تو یہ معاملہ بہت سنجیدہ قانونی معاملہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں اب پی ٹی آئی کا رد عمل بھی ہے, جن کے ترجمان ہیں کہ جی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اصل میں ذمہ دار ہیں, انہیں مستعفی ہونا چاہیے. درست ہے, وہ ان کی بات ایسے ہی ہے جیسے عطا تارڑ صاحب کی تھی. یہ سیاسی بیان ہے, لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر جو مقتول ہے, جس کا خون بہا ہے, جو شہید ہونے والا وکیل ہے, اس کے بیٹے نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے, اٹ از میننگفل. یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور اس کے بڑے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں.
کل اس پہ مزید بات کرتے ہیں کیونکہ آج وقت ختم ہو گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کا ہم نے ذکر کیا تھا, آج وہ پہنچے تھے زمان پاک, ملاقات بھی ان کی ہوئی, باہر نکلے, میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جو فارمولہ یا جو ادراک اور سوچنے کے بعد وہ پہنچے, اس پہ وہ خاطر خواہ انہیں ابھی تک کامیابی نہیں ملی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے 1 ماہ قید تنہائی میں رہ کر سوچنے کا موقع مجھے ملا جو ان تک پہنچاؤں گا. کل بات ہوتی ہے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.